हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने नेचर ऑफ मैटर का कुछ पार्ट कंप्लीट किया था, कुछ टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की यहाँ चर्चा करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या 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 होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ठीक है, जैसे कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल का पार्शियल डिस्क्रिप्शन होता है, उनके बाहरी डिस्क्रिप्शन, उनके रंग रूप गुण और कुछ स्टेट, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनकी बाहरी प्रॉपर्टी, बाह्य यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हम बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या क्या काम में आता है और ये हमारे लाइफ में किस तरह से घुला मिला हुआ है हमारी खुद की बॉडी के भीतर। आज हम लोग इस चैप्टर में, नेचर ऑफ मैटर में और इस वीडियो में आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आप लोगों की बुक में भी दिया होगा, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं इस तरह का बना हुआ, देखिए इस तरह का बना हुआ बहुत सारा टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह का बना हुआ बहुत सारा टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं इस तरह से, और इनका नाम रख देते हैं ABCDE F। ठीक है, इस तरह से टेस्ट ट्यूब ले लिया हम लोगों ने और इसका हम लोगों ने नाम रखा ABCD, इस तरह से करके टेस्ट ट्यूब का नाम रख दिया हम लोगों ने। अब इसका एसिड के साथ किस तरह से हम लोग रिएक्ट कराएंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल अमाउंट्स ऑफ पार्शियली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। ठीक है, सब में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हम मेटल एंड नॉन मेटल सब मिला रहे हैं यहाँ पर। तो एक में हम लोगों ने इक्वल अमाउंट्स ऑफ लिया, आयरन लिया, ठीक है, मैग्नीशियम लिया, उसी तरह से लिया अल्मुनियम लिया, यहाँ जिंक लिया और लिया आपका कॉपर, सल्फर और कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिया और इसमें हम लोगों ने क्या डाला, पार्शियली डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ देर के बाद देखेंगे क्या कि कलरलेस गैस इज इवॉल्व, एक कलरलेस गैस सब में से निकल रहा है। लेकिन किस किस मेटल से निकल रहा है ये हमें डिटेक्ट करना होगा कि किस किस मेटल से यहाँ पर एक कलरलेस गैस इवॉल्व होता है। चूंकि ये गैस जो है यहाँ पर हम ले जाएंगे, एक स्प्लिंटर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हम इस गैस के पास ले जाएंगे हमें ये गैस दिखाई नहीं देती है। सबसे बड़ी अच्छी बात है, ये हवा से बहुत हल्की होती है, ये हाइड्रोजन गैस है। एक यदि हम यहाँ पर डालने के बाद उसके कुछ देर बाद तुरंत ही हम लोग यहाँ पर एक स्प्लिंटर लेके जाते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। ये जो कि पॉप पॉप यानी कि पट पट साउंड के साथ ये हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट किए हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नॉन मेटल को भी लिया है, मेटल और नॉन मेटल दोनों को लिया है इस तरह के टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट करने के लिए कि इनका एसिड के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है, एसिड के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए में हम लोगों ने क्या लिया है, आयरन लिया है, तो Fe+2HCl। रिएक्शन बहुत इजी होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बस तुरंत से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कलरलेस है इसलिए हमें दिखाई नहीं देती है और हवा से हल्की है तो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, वहाँ पर एक स्प्लिंटर ले गए तो पॉप पॉप की साउंड सुनाई दिया हमें, तो ये आयरन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाला। उसी तरह से मैग्नीशियम में, यानी कि जो हम लोग टेस्ट ट्यूब बी में लिए हैं, तो हम लोग डालेंगे तो क्या निकलेगा, हमें यहाँ पे हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल्स के साथ जितना भी है, मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब E to F। अब देखिए यहाँ पर कि हम लोगों ने F और
ई में EFG में क्या क्या डाला है, कॉपर, सल्फर और कार्बन डाला है। E2F नो गैस इज सीन टू इवॉल्व, यहाँ पर कोई गैस हमें इवॉल्व होता हुआ यानी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया ये कि ABCD इस तरह से करके हमने टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और नाउ एड इक्वल अमाउंट्स ऑफ, सब में हम लोगों ने आयरन, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, सल्फर, कार्बन डाला तो देखा कि ये गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब इनका देखेंगे कि वाटर के साथ क्या रिएक्शन है। तो कुछ मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और नहीं, ये और जिनके साथ नहीं निकालते हैं वो है कॉपर, सल्फर, कार्बन। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब वाटर के साथ मेटल्स का क्या रिएक्शन होता है। वाटर, चूंकि हम क्या जानते हैं कि हाउ डू द मेटल वाटर विथ रिएक्ट विथ वाटर, इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एसिडिटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। एसिडिटी सीरीज मेटल्स का जब हम लोग निकालेंगे तो विच इज द सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर रिएक्टिविटी। The series helps to explain many types of reactions depending on the position of the metal in the activity series. एक्टिविटी सीरीज में किस तरह से मेटल का जो पोजीशन होता है कि किस तरह से वाटर पे रिएक्ट करते हैं वो देख के हमें बता सकते हैं कि किस तरह से एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देखिए, मोस्ट एक्टिव मेटल्स, जो बहुत सारे जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ और आपका कैल्शियम हुआ, ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर। तो जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, सोडियम हुआ, इनका एक्टिविटी सीरीज के अनुसार पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और तुरंत से रिएक्ट करके यहाँ पर मोस्ट एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम विच हैव हायर पोजीशन देन हाइड्रोजन, जो कि हायर पोजीशन है हाइड्रोजन से वो एक्टिविटी सीरीज में, तो ये तुरंत से डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी यानी कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। और वाटर को हम लोग क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे। यहाँ देखिए पोटेशियम और प्लस हम लोग लेते हैं 2 भाग पानी। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा, चूंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। ठीक है, उसी तरह से सोडियम है, ये बहुत ही एक्टिव मेटल है। Na, यदि 2 भाग आप लेते हैं Na और 2H2O लेते हैं तो हमें मिलेगा 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये समझ में आया। कहने का मतलब यही है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये इसका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। चूंकि ये एक्टिव मेटल्स हैं और हाइड्रोजन के सीरीज से हाइड्रोजन से काफी एबव है, इसीलिए ये तुरंत से वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन मैग्नीशियम हुआ, अल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर, ये क्या करते हैं, ये ठंडे पानी से रिएक्ट करते विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, यहाँ कोल्ड वाटर लिखा जा रहा है, कोल्ड वाटर। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या करते हैं, ये लोग सब बॉइलिंग वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और उनकी ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम हुआ, ये केमिस्ट्री है और रिएक्शंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं या फिर वो याद करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं याद करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा समझने की बात है। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारा बॉइल्ड वाटर और स्टीम, इन सब के साथ ये है बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर या फिर स्टीम ले सकते हैं इसमें, बॉइल्ड वाटर या स्टीम।
ठीक है, उनके साथ रिएक्ट कराकर उनका ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या कि मोस्ट मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज। आपके बुक में देखिए एक्टिविटी सीरीज एक बनाया गया है, जो एक्टिविटी सीरीज डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर और स्टीम। जो मेटल्स जो होते हैं जो हाइड्रोजन से बिलो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को ठंडे पानी या फिर स्टीम के साथ कोई हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। आयरन हुज पोजीशन इज हायर देन कॉपर इन द एक्टिविटी सीरीज। आयरन जो होता है वो कॉपर से क्या होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, यानी कि एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो इसीलिए वो क्या करता है कि reacts with copper sulfate solution. Iron whose position is higher than copper in the activity series react with copper sulfate solution, और as a copper is less reactive than iron. copper क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव होता है। उसी तरह सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। उसी तरह से इनके सल्फेट के साथ सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और सिल्वर क्या करता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है उनमें। क्यों नहीं होता है भाई, एक्टिविटी सीरीज में ये लोग काफी नीचे की तरफ है। ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव सीरीज में है, तो ये बात ध्यान देने की है। जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक क्या करता है कि कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, ये हुआ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एक्टिविटी सीरीज के अनुसार यहाँ पर उनका केमिकल प्रॉपर्टीज दिया गया है, बस एक बार ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आएंगे क्या कि यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे नॉन मेटल्स और मेटल्स का क्या क्या यूज होता है, तो देखते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या क्या आता है। इन आवर डेली लाइफ में क्या होता है कि वी यूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड दे आर एलॉयज, मीन्स उनके मिश्र धातु जो होते हैं इन वेरियस पर्पस, बहुत तरह से हम लोग यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। क्या क्या यूज करते हैं, जैसे मेटल्स में आया आपका, मेटल्स में आया आयरन। तो आयरन का क्या क्या चीज में यूज करते हैं, यूज फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स, योर ऑटोमोबाइल्स, कंटेनर्स, नेल्स, स्क्रू, पाइप्स, ट्रेन्स वगैरह, ये सब में आयरन का यूज किया जाता है। ये भाई कोई कहने की बात है। उसी तरह से कॉपर हुआ, यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, हार्डवेयर, कॉइन्स, स्टेच्यूज, मेडल्स वगैरह, ये सब में कॉपर का यूज किया जाता है। अल्युमिनियम का तो हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं, यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल्स, केबल्स, इस तरह का यूज किया जाता है। बीम ऑफ बैलेंस, एयरक्राफ्ट वगैरह सब में अल्युमिनियम का यूज किया जाता है। उसी तरह से क्या होता है, जिंक यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर आयरन आर्टिकल्स। जिंक का यूज किया जाता है आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लावर वास, पार्ट्स ऑफ कार्स, एरोप्लेन्स वगैरह में जिंक का यूज किया जाता है। और ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर को तो सभी जानते हैं कि ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है, मेकिंग ज्वेलरीज वगैरह। तो ये मेटल्स की बात हुई। अब देखिए नॉन मेटल में क्या क्या आता है। नॉन मेटल में आपका आता है ग्रेफाइट, सिल्वर, फास्फोरस। तो इनमें क्या क्या यूज, ग्रेफाइट का यूज किस चीज में किया जाता है, पेंसिल वगैरह में किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स में किया जाता है, जिंक कार्बन बैटरीज में किया जाता है। और सल्फर का यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर का यूज किया, सल्फर का यूज किया जाता है। डाइज, मैच बॉक्स में यूज किया जाता है। एंड द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फेट कंपाउंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम किया जाता है। तो ये सल्फर का यूज हुआ। फास्फोरस यूज इन फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज। फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसको खुला नहीं रखते हैं, मीन्स ओपन एयर में हम लोग नहीं रख सकते हैं, इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन आवर डेली लाइफ, जो कि हम लोग सभी जानते हैं। अब देखिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का किस तरह से महत्वपूर्ण है, किस तरह से ये उपयोगी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जरूर महसूस करेंगे क्या कि ये मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। हम लोग ऊपर से जिंक लेते हैं,
कैल्शियम लेते हैं, ये सब क्यों ले रहे हैं? हमारे बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट है, इनकी ज़रूरत है। तो लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी ऑल्सो नीड्स फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। जैसे सभी को पता है कि जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो टू ऑब्टेन एनर्जी एंड डिफरेंट मटेरियल्स मेनली बाय ग्रोथ, और जाहिर सी बात है हम सब बढ़ना चाहते हैं, चाहे बॉडी ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, चाहे कोई भी टाइप का ग्रोथ हो, तो ये तो ज़रूरी है कि खाना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। एनिमल्स और चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग डैमेज सेल्स टिश्यूज वगैरह के लिए भी हम लोग फूड लेना बहुत ज़रूरी है। आप क्या जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी आर टेकन बाय द प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब लिया जाता है, जो कि कुछ में प्लांट्स में भी होते हैं और कुछ एनिमल्स में भी होते हैं, जो मीन्स बहुत सारे एग्स वगैरह में भी प्रोटीन होता है और बहुत तरह के ऐसे चीज़ें जो कैल्शियम होता है। तो ये एनिमल्स कंटेनिंग हुआ या फिर प्लांट्स कंटेनिंग हुआ, इन सब फूड में हमें ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ सम कॉमन मिनरल्स एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स और यहाँ पर हमें मिलेगा देखने को कि किस किस मिनरल्स की कमी से हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए, और कैल्शियम यदि ना मिले हमारे बिल्डिंग ऑफ बोन्स, टीथ और फॉर द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के जमने में भी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। यदि ये कैल्शियम हमें ना मिले तो क्या होता है? रिकेटस नामक एक बहुत खराब बीमारी होती है, और ब्रिटल बोन्स फॉर एडल्ट्स के ब्रिटल बोन्स होने लगते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है यदि कैल्शियम ना हो तो। ब्लड के कोआगुलेशन यानी कि जमने में कैल्शियम सहायता करता है। उसी तरह से आयरन क्या है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन का बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत उपयोगी होता है। इन प्रेजेंट ऑफ ब्लड सेल, हमारे ब्लड सेल में आयरन होता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, सभी जानते हैं, एनीमिया नामक बीमारी होती है। उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों का नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम का नॉर्मल फंक्शनिंग कराता है ये, और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। सोडियम और पोटेशियम बहुत जरूरी है, जिससे कि इसकी कमी से क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है एंड अदर रिलेटेड सिम्टम्स। और भी इससे भी अब जैसे कि सोडियम पोटेशियम की कमी होगी तो इससे और भी ज़्यादा रिलेटेड और भी सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी के भीतर। समटाइम्स हमें कैसा फील होता है कि थके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, तो उस तरह के पेशेंट को सोडियम और पोटेशियम जिस फूड में होता है, जिस मेडिसिन में होता है, वो सप्लाई की जाती है, उनको दिया जाता है। उसी तरह से आयोडीन हमारे नमक में भी होता है, तो हम लोग नमक इसीलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमें मिलता है। कंट्रोल द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, ये फूड आइटम को ऑक्सीडेशन करने में काम करता है आयोडीन। इससे क्या बीमारी होती है? गोइटर नामक बीमारी हो जाती है। रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, और दिमाग, बच्चों को कहा जाता है कि आयोडीन वाला चीज़ खाओ, क्यों भाई? उनका अभी ग्रोथ हो का एज है, तो इसलिए उनको आयोडीन दिया जाता है प्रॉपर अमाउंट में। उस तरह से फास्फोरस है, बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, फास्फोरस का यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और टीथ के लिए। यदि वो ना हो तो पुअर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, फास्फोरस की कमी से बोन्स और टीथ काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हुआ कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन मिनरल्स हुआ, और उसकी डिफिशियंसी हुई कि इसकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती है और ये हमारे शरीर के लिए क्या क्या उपयोगी होता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, सभी जानते हैं क्या कि अबाउट 90% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, मैं यहाँ पर बहुत एक्सप्लेन मीन्स बहुत बोर्ड पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा है, और लिखने से क्या होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है
तो आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। और लिखना चूंकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, और लिखने से क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबा भी चला जाता है और फिर बहुत सारा समझ में भी नहीं आता, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना लिख के समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि अबाउट 90% ऑफ वाटर, अबाउट 90% ऑफ, इस तरह से यहाँ पर हमारा बहुत सारा मिनरल्स का हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है उनका रहना। उसी तरह से वाटर चूँकि मेनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि अबाउट 90% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। वाटर बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन द कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम्स। ये फूड आइटम्स को मेंटेन, कंपोनेंट्स को मेंटेन करने में जो ऑल्सो मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम, ये हमारे फूड आइटम का सबसे मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य भाग होता है। इनफैक्ट वाटर एक से मीडियम इन द केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में वाटर हमारे बॉडी के भीतर काम करता है। उसी तरह से वाटर रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम करता है। और भी काम करता है, हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट। जो वेस्टेज होते हैं वो पसीने के द्वारा बाहर निकलना या फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकलना, ये वाटर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर ना लें तो कितना मुश्किल होता है। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ बोन्स और टीथ में क्या क्या काम आता है, ये तो अभी हम लोगों ने एबव पढ़ा अभी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आर द मेनली यूजफुल मेटल्स, mainly useful for the building of strong bones और teeth। कैल्शियम हुआ, फास्फोरस हुआ, मैग्नीशियम हुआ। तो जब भी आप लोग फूड वगैरह लें तो कोशिश करिए कि जान करके हम लोग क्या ले रहे हैं और हमारे बॉडी को कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से लीजिए, ताकि बॉडी हमेशा हेल्दी बना रहे। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी क्या होता है कि एडल्ट में हम लोग क्या जानते हैं कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, आर प्रोड्यूस इन द मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की मैरो से आरबीसी प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। आरबीसी कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का, मीन्स ऑक्सीजन को कैरी करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि आरबीसी के जो भीतर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी ऑक्सीजन को कंटेन कैरी करने का एक भाग होता है, उसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, विच इज फॉर्म्ड ऑफ एन आयरन कॉन्टेनिंग पार्ट। अभी मैंने बताया आपको कि आयरन लेने में जैसे किसी को खून की कमी हो जाती है, बोलते हैं क्या कि यहाँ पर आपके शरीर में बहुत ब्लड की कमी है, तो उनको क्या किया जाता है, आयरन कंटेनिंग फूड दिया जाता है या फिर आयरन कंटेनिंग मेडिसिन सप्लाई की जाती है, ताकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती रहे। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड का कलर भी चूंकि हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और चूंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे शरीर के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, तो hemoglobin which is formed of an iron containing part, हेमिन और प्रोटीन। हेमिन क्या है, एक आयरन कॉन्टेनिंग पार्ट है हेमिन, ये है आयरन कॉन्टेनिंग पार्ट, और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन कॉन्टेनिंग पार्ट है। ग्लोबिन प्रोटीन कॉन्टेनिंग पार्ट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी में हमारे बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखिए कि एसिड बेस बैलेंसिंग भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। एसिड बेस बैलेंसिंग ना हो तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हाइपर एसिडिटी हो सकती है शरीर में, जैसे बहुत कुछ इफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एसिडिटी इनसाइड सेलुलर फ्लूइड, एसिडिटी इनसाइड सेलुलर फ्लूइड्स। एसिडिटी जो होता है वो सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीजेज विद द लोअर इनटेक ऑफ, यदि हम बहुत कम मात्रा में पोटेशियम सोडियम लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे शरीर में एसिडिटी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी उनके सेल्स में, और थ्रू डिफरेंट फूड आइटम्स। और इंक्रीज इन एसिडिटी कॉज
इंक्रीज इन अल्कलिनिटी ऑफ विद इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारे शरीर में अल्कली मीन्स क्षारीय तत्वों की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो जो रेगुलेट है मीन्स दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ता है, पोटेशियम सोडियम वगैरह लेना पड़ता है, मेटल्स, इस तरह के मेटल्स लेना पड़ता है, ताकि जो एसिड बेस जो बैलेंसिंग बिटवीन आवर इनर और आउटर फ्लूइड, हमारे बाहरी और भीतर के जो फ्लूइड हैं मीन्स बहुत सारे हैं, जैसे कि लिम्फ हुआ, प्लाज्मा हुआ वो बॉडी में, उसी तरह से हमारा आरबीसी हुआ, ब्लड हुआ, तो इन सब चीज़ों में बाहर और भीतर के फ्लूइड दोनों तरह के मीन्स सेल के भीतर जो क्या फ्लूइड हो रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, और उनके फ्लूइड में और भीतर के फ्लूइड में, दोनों में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। किसकी? सोडियम पोटेशियम वगैरह इस तरह के, ताकि वो एसिड बेस का जो रेगुलेट कर सके, उनको बैलेंस कर सके। ठीक है। उसी तरह से अब हमारा देखिए 5वां टॉपिक है क्या कि वेल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। वेल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट क्या करता है? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 ऑरिकल्स। बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 ऑरिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि हार्ट को स्टार्ट, उनके सर्कुलेशन को हार्ट के भीतर रेगुलेट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम द 2 वेंट्रिकल्स रिलैक्स। 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जब ऑरिकल्स में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है तो वेंट्रिकल्स क्या करता है? रिलैक्स करता है। देयरफॉर ब्लड पासेस फ्रॉम ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स ब्लड पासेस करते रहता है। नेक्स्ट द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल्स रिलैक्स। उस तरह से वेंट्रिकल्स में जब ब्लड पास करता है तो ऑरिकल्स रिलैक्स करता है। सच कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इज कंट्रोल बाई, इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन मतलब जब क्या होता है ब्लड हार्ट में क्या होता है, ऐसे सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। हमारा हार्ट क्या करता है? सिकुड़ता है फैलता है। तो जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उसको कंट्रोल कौन सा मेटल और नॉन, यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना जरूरी है वो कहा जा रहा है। ठीक है। तो कंट्रोल्स बाय मेटल्स लाइक कैल्शियम हुआ और पोटेशियम हुआ, इस तरह का मेटल्स कंट्रोल किए करता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या कि हमारे जो नॉन मेटल्स का, कुछ नॉन मेटल्स हुआ, यदि बहुत तरह के डिजीज हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में यदि इनको एक्सेसिव लिया जाए, इनको अधिक मात्रा में लिया जाता है तो, जैसे कि मान लीजिए कि लाइक लीड, अल्मोनियम, आर्सेनिक, फ्लोरीन, मर्करी, कैडमियम, ये सब क्या है? एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। यहाँ पर एनवायरमेंट में इनकी यदि एक्सेसिव मात्रा होगी तो क्या होगा? इनसे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो चलते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कहाँ कहाँ से इसका सोर्स होता है। लेड का, लेड चूंकि कहाँ सोर्सेस कहाँ से मिलता है? मेनली फ्रॉम लेड फैक्ट्री, मेनली फ्रॉम लेड बैटरी फैक्ट्रीज, लेड पाइप या अनलेडेड पेट्रोल यूज्ड इन व्हीकल्स, डाई फैक्ट्रीज वगैरह में इस तरह का लेड हमें मिलता है। सोर्सेस, स्रोत वहाँ का है। उसी तरह से अल्मोनियम का कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉस्मेटिक गुड्स वगैरह ये सब लोग पढ़े ही। उस तरह से आर्सेनिक क्या है? इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, इन सब में इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। यदि वाटर ऑब्टेन फ्रॉम सॉलो ट्यूबवेल्स और आर्सेनेट्स कहाँ से मिलता है और आर्सेनाइड्स कहाँ से मिलता है? यदि बहुत ज़्यादा गहराई में हम लोग खुदाई कर लेंगे ट्यूबवेल का या फिर, तो वहाँ से हमें क्या होगा कि बहुत अधिक मात्रा में आर्सेनिक निकलने लगेगा। तो जो कि हम आर्सेनिक लेते हैं हमारे बॉडी के भीतर तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इस तरह से फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डीप ट्यूबवेल। तो यदि उसी तरह से फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन की मात्रा यदि हम कहाँ से हमें ज़्यादा मिलती है? यदि हम जो बहुत ज़्यादा गहराई में खुदाई करते हैं तो फ्रॉम द डीप ट्यूबवेल, तो वहाँ से हमें फ्लोरीन की मात्रा वाटर में आने लगती है। और प्लास्टिक फैक्ट्रीज वगैरह में भी फ्लोरीन का यूज़ किया जाता है, वहाँ से फ्लोरीन मिलता है। मरकरी का तो यूज़ हम लोग जानते हैं कि बैटरी फैक्ट्रीज में होता है, प्लास्टिक फैक्ट्रीज में होता है, फ्लाई एसेस में होता है, और हमारे प्रीवियस में हमारे हो रहा था किसमें, बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर वगैरह में यूज़ हो रहा था।
अभी तो चूंकि नहीं होता है। अभी तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न बदलते जा रहा है सब कुछ। कैडमियम का टोबैको, फंगिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह में इस तरह से वहाँ से हमें ये कैडमियम का सोर्स मिलता है। तो चलिए, इस तरह से हमारा नेचर ऑफ मैटर का आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे एटम्स जो है, एटम्स और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसमें हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।